दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के बारे में ये कहा गया कि अब इसकी कमर टूट गई है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन ईरान अपनी रफ्तार से चल रहा है, अपनी आवाज में बोल रहा है और पूरी दुनिया को अपना संकल्प भी सुना रहा है। अमेरिका के सामने सीना तान कर कह रहा है कि युद्ध हम खत्म करेंगे, हम इसका समापन करेंगे। अब इसका मतलब क्या है हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम ईरान ने धैर्य भी दिखाया है, संयम भी दिखाया है, लेकिन साहस भी नहीं खोया है। निराशा के गर्त में भी नहीं डूबा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका इजराइल के साथ खड़ी होकर उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही है, बल्कि स्वयं ईरान पर हमलावर हो चुकी है। क्या है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का समापन कैसे होगा? क्या कोई समझौता होगा? क्या कोई सीज फायर होगा? या यूं ही ये चलता रहेगा? पूरी दुनिया को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? इस बीच में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और खासकर वेस्ट एशिया के विशेषज्ञ प्रोफेसर ए के पाशा। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। अगर अब आपसे बिल्कुल संक्षेप में पहले सवाल पर ये जानना चाहें कि अमेरिकी जो हमला हुआ, 3 जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम के केंद्र थे ईरान के, उन पर, उसके बाद से अब तक जो डेवलपमेंट है, बिल्कुल संक्षेप में अगर बताना हो हमारे दर्शकों और श्रोताओं को, तो आप कैसे समराइज करेंगे? जी हाँ, शुक्रिया उर्मिला जी मुझे निमंत्रण देने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 2 दिशाओं से। एक तो इज़राइल जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो बम्बाई कर नष्ट करना चाहता है, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। तो इज़राइल और अमेरिका का डीप स्टेट ट्रंप पे दबाव डाल के इस काम को अंजाम देने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को आगे लाए और ढकेल दिए। अब जो है उनका अमेरिका का कहना है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है कंप्लीटली तबाह हो गए हैं, निस्तो नाबूद हो गए हैं और ईरान बम बनाने की कैपेसिटी नहीं है बोल के। देखिए ये बहुत ही जो है सुपरफिशियल कंक्लूजन है अमेरिका का। और जो भी रिपोर्ट्स ईरान से आ रहे हैं ये कई दिनों से वहां से मटेरियल उठा के उनके दूसरा खुफिया जो पहाड़ों में छुपे हैं फैसिलिटीज एनरिचमेंट के वहां ट्रांसपोर्ट कर दिए थे। और उनका कहना है कि कम से कम नुकसान हुआ है। हालांकि जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो केव्स हैं उनके जो बनाए हुए हैं, उसको नुकसान हुआ है। और जो वेंटिलेटर्स होते हैं लगातार जो काम करते हैं दिन रात, उन पे भी कुछ असर हुआ है। लेकिन बहुत जल्द इनको मरम्मत कर दी जाएगी और हम किसी भी हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम जो है स्टॉप नहीं करेंगे और बाकायदा चलाते रहेंगे, चाहे कितनी भी बमबारी हो। तो ये कॉन्फिडेंस जो है कहाँ से आती है ईरान को? इसलिए कि वो कई सालों से ये इसकी तैयारी में लगे थे कि इज़राइल एक ना एक दिन हमला कर रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है, ये सबसे बड़ा खतरा है। अब 1 महीने में, 2 महीने में ईरान बम बना लेगा बोल के पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे थे। उसके बाद ट्रंप आने के बाद गाज़ा का प्रीटेक्स्ट लेके वहाँ जंग शुरू कर दी। उसके बाद लेबनान में, यमन में और बाद में सीरिया में तख्ता पलट दिए। तो इन सबको उनके मुताबिक हरा के तो ईरान को काफी कमजोर कर दिया। ईरान का मनोबल टूट टूट गया है और सैंक्शंस के बाद और कमजोर हो गया है। अब सुनहरी मौका है ईरान के फैसिलिटीज पे अटैक करना। तो ये वही गलती कर रहे हैं जो अमेरिका और यूरोपियन देश यूक्रेन में कर रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके जो है रूस को हरा देंगे
और सैंक्शंस डाल के कमजोर कर देंगे, टुकड़े कर देंगे और रूस जो है चीन से अलग-थलग हो जाएगा। तो इसी तरह जो है इनका कंक्लूजन गलत रहा कि इज़राइल अब इस रीजन में मेजर पावर है, कोई इसको हिला नहीं सकता। लेकिन जो मुंहतोड़ जवाब ईरान जो दिया है इज़राइल को लगातार हर दिन पिछले 10 दिनों से जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगातार दाग रहा है ईरान। और हालांकि ईरान पे भी काफी बमबारी हो रही है, उनके कई अहम ठिकानों पे भी निशाना बना रहे हैं इजराइल। लेकिन जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, पूरी दुनिया को चौकन्ना हो गया, सरप्राइज हो गया है कि ईरान के पास इतने एडवांस्ड मिसाइल्स हैं कि 6 लेयर ऑफ एयर डिफेंस, कतार में अमेरिका के, इराक में अमेरिका के एयर डिफेंस, थर्ड मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट, बाद में आयरन डोम, डेविड स्लिंग और दूसरे अन्य एयर डिफेंसेस जो है कोई भी ईरानियन मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे हैं। जिस शिद्दत से इजराइल पे हमला हो रहा है, चाहे वो टेल अवीव पे हो, नेगेव डेजर्ट में हो, बिरशिबा के पास, और हाइफा बंदरगाह, अब आज अशदोद बंदरगाह और न्यूक्लियर वहाँ के पावर प्लांट पे भी कम्प्लीटली नष्ट हो गया, वहाँ ब्लैकआउट हो गया है। तो ये जो इजराइल को अब हमला हो रहा है, जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, तो ये यहूदियों का, इजरायलियों का मनोबल धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और वो कभी भी यकीन नहीं करते थे कि जो गाजा में उन्होंने किया, तो उनके भी शहरों पे यही हो सकता है बोल के। जिस तरीके से उनको जख्मी हो रहे हैं, जिस तरीके से ब्लैकआउट हो रहा है, जिस तरीके से 11 दिन बेसमेंट में और सायरेंस की वजह से जो है बंकर्स में छुपे हुए हैं और एयरपोर्ट बंद हुए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जो है तहस-नहस हो गई है। तो पहले ही गाजा की और लेबनान से जंग में जो है हजारों के यहूदी जो है जंग आर्मी में शामिल हुए थे, कुछ को बगावत हो गई वगैरह वगैरह बोल के। अब चूंकि तवील अरसे तक गाजा में भी हैं और नॉर्दर्न और सदर्न फ्रंट में भी मुकाबला चल रहा है उनका, तो अब ईरान के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला और उनको जो है ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और जो नेतन्याहू पे भरोसा करते थे कि वो मिस्टर सिक्योरिटी हैं और इन सब देशों पे हमला करके इसराइल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये बेमाने हो गया है। और अमेरिका के बाद भी जो है इसमें इल्मान होने के बाद भी इसराइल पे लगातार हमले हो रहे हैं और इससे एक ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो है ईरान को सभी देश, चाहे इसराइल हो, अमेरिका हो या खाड़ी के देश हो, उसको अंडर एस्टिमेट करते रहे और कमजोर समझते थे। लेकिन ईरान जो है काफी ताकतवर निकला है और वहाँ इजरायली बमबारी, अमेरिका की बमबारी के बावजूद भी रोजमर्रा जिंदगी नॉर्मल चल रही है और ईरान जो है इन सब हमलों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं लगता। जी। और इस बीच में जो इज़राइल में पहले कम देखा गया, मुझे याद नहीं है कि कब ऐसा देखा गया कि इज़राइल से इज़राइली लोगों का पलायन हो रहा है। लोग वहाँ से जा रहे हैं दूसरे मुल्कों की तरफ और बाकायदे सामान लेकर। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर और इवन टेलीविज़न पे भी बहुत सारी आई हैं। ये भी एक नया घटनाक्रम है जो इज़राइल के लिए चिंताजनक है। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह है कि जो 2 बातें कही जा रही थी इस पूरी जंग के शुरू होने से पहले। एक तो ये कि ईरान पर यह हमला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं या वो परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को अंजाम देने के बिल्कुल कगार पर है, यानी बिल्कुल करीब है। तो हम उसको परमाणु हथियारों से बिल्कुल वंचित करना चाहते हैं क्योंकि विश्व शांति के लिए खतरा हो जाएगा। और दूसरी जो बात कही जा रही थी कि ये तो एक बहाना है। दरअसल रिजीम चेंज असली कारण है। असल कारण है रिजीम चेंज करना, जो वेस्ट एशिया में कई मुल्कों में हमने देखा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिकी हमले के बाद भी उसका जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है, और दूसरी तरफ इतना वर्ल्ड ओपिनियन डोनाल्ड ट्रंप के
कदम की आलोचना करती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड ओपिनियन पूरी दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, यहां तक कि उनके अपने मुल्क में प्रदर्शन हो रहे हैं। और उन प्रदर्शनों में सवाल जो उठाए जा रहे हैं, ज्यादातर सवाल ईरान के पक्ष से उठाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो रीजन है, एक तो परमाणु ऊर्जा से उसको वंचित करना, परमाणु हथियारों से, और दूसरी तरफ रिजीम चेंज करना, क्या इन दोनों मोर्चों पर विफल हो गया है इजराइल? जी, आपके 4 सवाल हैं। एक तो यहूदी क्यों इज़राइल छोड़ के भाग रहे हैं? दूसरा जो है परमाणु प्रोग्राम और बम बनाने का कितना अच्छा था? तीसरा जो है रेजिम चेंज का क्या ये ओरिजिनल मुद्दा है? देखिए, पहला सवाल तो जायज़ है क्योंकि जो इज़राइल है उसमें तकरीबन 90 लाख यहूदी हैं, पूरी दुनिया से आए हुए हैं। और ज्यादातर यूरोप से और रशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्री से। तो इज़राइल बनाया गया था कि यहूदी जो है पूरे दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, वो सेफ नहीं है और इज़राइल उनका एक देश होना चाहिए बोल के 47 में यूनाइटेड नेशंस ने डिसीजन लिया और वहाँ आने लगे पूरी दुनिया से हिटलर के नरसंहार के बाद। तो इज़राइल के पास जो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री से आए, अमेरिका से, कनाडा से, वेस्ट यूरोप के पास, अभी भी उनके माँ-बाप, उनके रिश्तेदार या उनके पास डबल पासपोर्ट्स हैं। जो शहरी यूरोप से आए हैं, वो यूरोपियन सिटीजन्स भी हैं, जैसा फ्रांस है, बर्तानिया है वगैरह और कनाडा और अमेरिका के भी सिटीजन्स हैं। ये डुअल सिटीजनशिप ये इनको बहुत ही मुफीदमंद है। जभी भी जंग होती है, जभी भी तनाव होता है, तो ये इज़राइल छोड़ के भागते हैं। ताकि उनकी जान और माल की हिफाजत नहीं है और हम वहाँ दूसरे देशों में जहाँ इनके पासपोर्ट है, सिटीजनशिप वहाँ सुरक्षित है बोल के। देखिए ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पे जो है इजरायली बेचैन है क्योंकि पिछले 4 दिनों से गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी। एक तो बेन गुरियन एक ही एयरपोर्ट है उनका इंटरनेशनल, वो बंद कर दिया गया था। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग छोड़ के इज़राइल जा रहे थे, वहाँ गवर्नमेंट में जो है हलचल मच गया कि क्या हो रहा है? कि हमारे जो रिज़र्व फ़ोर्स है, आर्मी है, इंडस्ट्रीज़ हैं वगैरह-वगैरह की सेक्टर्स अगर ये लोग सब टैलेंटेड, स्किल्ड वर्कर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टॉप पीपल आला दर्जे के अगर छोड़ के चले गए तो इज़राइल का ढांचा कैसा चलाना पड़ेगा? तो इकोनॉमिक तरफ से, मिलिट्री तरफ से और ये वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है, लेजिटिमेसी का क्वेश्चन भी आता है कि हम पूरी दुनिया से यहाँ सुरक्षित ज़िंदगी बसर करने के लिए आए थे, लेकिन हम अ, को इतने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम दिन भर, रात भर। आई मीन दूसरी बात ये है कि देखिए नेतन्याहू पिछले 25 सालों से यूनाइटेड नेशंस में और पूरी दुनिया में ये बोलते आ रहे हैं कि ईरान 1 साल में, 2 महीने में, 3 महीने में बम बनाने वाला है। अब जो है कोई यकीन नहीं करते थे नेतन्याहू को या इज़राइल या जो भी बोलता है। तो जबकि ईरान खुद पूरी दुनिया को बताया था कि हम न्यूक्लियर बम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, हम नहीं बना रहे हैं और आईएईए के डायरेक्टर जनरल ने भी इसे खुलेआम पब्लिकली बताया था कई बार कि हमें कोई संकेत नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, सभी सोर संकेत क्योंकि उनके इंस्पेक्टर हर कोने-कोने चप्पे पे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के, जो डिक्लेयर्ड हैं। तो उससे उनको पता नहीं चला कि ईरान बम बना रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को भी उन्होंने बताया कि हमें कोई इंडिकेशन नहीं कि ईरान बम बना रहा है और कि 2 महीने में या 2 हफ्तों में बनाने वाला है, ये सब झूठ है बोल के वो खारिज कर दिए थे। तीसरा आपका सवाल जो है देखिए अमेरिका और इज़राइल मिलके काम करते हैं इस क्षेत्र में। इज़राइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं करता और अमेरिका इज़राइल को कंसल्ट बगैर एक भी काम नहीं करते। हालाँकि कुछ इलाकों में अमेरिका इंडिपेंडेंट काम करता है। तो इनका मानना था कि ये गाज़ा की जंग के बाद लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर करने के तो अब इसका ईरान का मनोबल जो है बहुत कमज़ोर हो गया है और आसानी से जो है लोग ईरान के ये समझ के बगावत करेंगे आयतुल्लाह की हुकूमत के खिलाफ कि अब बमबारी भी हो गई है अब और हमें
बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। तो ये उम्मीद में थे कि इज़राइल और अमेरिका के हमले के बाद लोग सड़कों पे आएँगे और मुल्ला के रिजीम के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे। और जिस तरीके से एक औरत के ऊपर हिजाब के इश्यू को लेके काफ़ी पूरे ईरान में जो डेमोंस्ट्रेशंस हुए थे ये अयतुल्ला रिजीम के खिलाफ, तो उसी उससे भी बड़े पैमाने पे इज़राइल और अमेरिका और वेस्ट को उम्मीद थी कि लोग सड़कों पे आएँगे और अपने आप जो है ये रेजिम चेंज का एजेंडा अंदर से इम्प्लीमेंट होगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इतिहास ये बताता है कि जभी भी बाहरी देश हमला करते हैं ईरान पे, ईरानियन जो है हुकूमत के पीछे रहते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनका स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होता है कि अगर उनकी हुकूमत या उनके देश पे बाहर वाले आके कब्जा करते हैं तो वो बेहद अपोज करते हैं। यहाँ तक में क्योंकि ईरान पे जो है क्रॉस रोड है यूरोप और एशिया के बीच में, और अलेक्जेंडर से लेके जो है मंगोल से लेके सभी देश जो है ईरान पे हमला कर रहे हैं और पुराना सिविलाइजेशन है, और इस हमले से जो है उनके दिमाग में बैठा है कि जब भी हम बाहर के देशों के गुलाम बनते हैं, हमारी पूरी आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन जो भी है, उसको मिटाने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अपनी फारसी लैंग्वेज सबसे पुरानी है, उसको प्रिजर्व करके रखे हैं, इनके कल्चर को। हालाँकि अब इस्लामिक देश है, लेकिन जो प्री इस्लामिक कल्चर थे, कैलेंडर से लेके या लैंग्वेज को लेके या दूसरे कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेके, वो अभी बरकरार हैं, अभी यूज़ करते हैं। तो इतना लंबा उनका सिविलाइजेशनल लिंक है कि ये रेजिम चेंज इतना आसानी से नहीं हो सकता। ये जो है कि एक्सपर्ट्स या सीआईए, मोसाद के एजेंट जो हैं, उन्हें ईरान के बारे में गहराई से कुछ नहीं पता। ना उनको लैंग्वेज आती है, ना वो उनको उनके एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज है उनको, और उस बेसिस पे जो है डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स डिसाइड कर देते हैं कि अब कमजोर है ईरान, अब रेजिम चेंज जो है आसानी से हो जाएगा। तो ये उनकी मिसकैलकुलेशन है और ऐसा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। मैं अच्छे पूरे मुसम्मम इरादे से कह सकता हूँ कि ईरानी रेजिम जो है, हालांकि उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके तकलीफात हैं सैंक्शन से, और जिस तरीके से पुलिस वहाँ बर्ताव करती है सिटीजन्स को हिजाब के मामले में लेके या दूसरे मामलों को लेके, अपोजिशन को लेके, तो नाराजगी है रेजिम के खिलाफ। बट वो रेजिम को सपोर्ट करना चाहते हैं इसलिए कि उन्होंने शाह ऑफ ईरान के दौरान देखा है सावाक, उनका इंटेलिजेंस एजेंसी, कितने बेरहमी से स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके टॉर्चर कर, और उन्होंने बहुत ही तकलीफें झीले हैं। उस तरीके से फॉरेन डोमिनेशन इन्फ्लुएंस मेरा ख्याल से बहुत कम है। जी एक और प्रश्न जो आमतौर पे जिसकी चर्चा कम होती है, इजराइल जो कि 1947 में उन्हीं लोगों ने सृजित किया, क्रिएट किया, और जिसकी हमारे देश के बहुत बड़े नेता, राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी ने बहुत ही आपत्ति जताई थी कि जिस तरह से उन्होंने तो कहा था कि फ्रांस जिस तरह फ्रेंच का है, इंग्लैंड जिस तरह इंग्लिश का है, वैसे ही फिलिस्तीन जो है अरब का है। ये बातें कही थी और इजराइल को एक अलग मुल्क के रूप में स्थापित करने का उन्होंने विरोध किया था, उनको उनकी अपनी आलोचना थी। बहरहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये 90 लाख लोगों के मुल्क जिसका निर्माण स्वयं वेस्ट ने किया और कराया, आखिर वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को कैसे डिक्टेट कर पाता है? कैसे वो जो चाहता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति आज कर रहा है? ये कैसे हुआ है? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। नहीं, इसके दो कारण हैं। एक तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिटलर का यहूदियों के खिलाफ जेनोसाइड हुआ, तो उसके बाद जो है हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में यहूदी जो है जर्मनी और यूरोप से अमेरिका चले गए। उसके पहले भी छोटे पैमाने पे जा रहे थे, लेकिन दूसरी आलमी जंग या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े पैमाने पे वहाँ शिफ्ट हो गए, जो कि पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर्स थे और आला दर्जे के तालीम वाले थे, जो कि बैकबोन थे जर्मनी के और यूरोप के। तो जब उन्होंने इतना विनाशकार देखा यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में,
तो वहां से खाली करके अमेरिका चले गए। और ये जो है अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम, मीडिया में, डिफेंस में, नासा में और हर एक शोबे में जो है इतना महान कंट्रीब्यूशन था इनका। देखिए, मैं हिस्ट्री उनके यहूदियों की मैं पढ़ा हूँ काफी गहराई से, तो ये बहुत ही ज़हनी लोग हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही मतलब इनके ज़हन इतने तेज हैं कि ये इतिहास में इतने तेज लोग जो है कहीं नहीं पाए जाते। मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी क्योंकि इनका ज़हन इतना तेज है, इतने चालाक हैं, ये कहाँ से आई इनको? रेस के अलावा भी जो है, ये हज़ारों के साल यूरोप में रहते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया और वो जो है बहुत ही मुश्किल, कठिन हालात से गुज़रे। तो इन हालात के वजह से जो है ये अपने आप को अच्छी तालीम हासिल करते रहे, अच्छा सोच इनकी रही और ये जो है अमेरिका के पूरे सिस्टम में छा गए धीरे-धीरे 50s से लेके 60s, चाहे वो कोई भी शोबा आप लीजिए, एजुकेशन से लेके, मीडिया से लेके, डिफेंस, एरोस्पेस, नासा, ह्यूस्टन और प्रेस में और बैंकिंग में, वॉल स्ट्रीट में, शेयर्स में, इकोनॉमी में, हर तरीके से। तो ये लोग तो कहते हैं कि नोबेल प्राइज तय करने वाली कमेटी में भी काफी लोग हैं। हाँ, वो तो सच है। लेकिन सच ये भी है कि जो उनके इन्वेंशंस है, उनके जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में रिसर्च जो होता है, तो उनकी दाद देना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो छोटी कौम है यहूदियों की, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उन्हीं को मिले हैं। ये कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ है। ये ऑब्जेक्टिवली उनको उनका काम असेस करके उनको पूरे जूरी सिस्टम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके उनको ये नवाजा है, ये नोबेल प्राइज दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। हालांकि कुछ फेवरेटिज्म हो सकता है, लेकिन 99% जो है उनकी अचीवमेंट पे नोबेल प्राइज दिया गया है। तो वैसे ही जो है ये अचीवर्स हैं ये यहूदी। तो इनको जो है अमेरिकन सिस्टम में इतनी तारीफ मिली लोगों से कि ये जो बाहर डिस्क्रिमिनेशन फेस करके और इतनी मुश्किलात से आके यहाँ इतना अमेरिका को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमेरिका का इंडस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अमेरिका के सुपर पावर बनने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। तो तो ये जो है क्रिटिकल पॉइंट आया जब केनेडी 61 में प्रेसिडेंट बने। तो अमेरिका इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन-गुरियन थे। सुएज क्राइसिस 56 में हुआ जब बर्तानिया और फ्रांस सुएज कैनाल के इशू को लेके हमला करे जिसमें इजराइल भी शामिल हुआ। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट आइसेनहोवर थे, तो उनको वो बहुत नाराज थे इजराइल के कि तुमने इसका फायदा उठा के इजिप्ट पे हमला किया और सिनाई कब्जा कर लिए। तो उनको आइसेनहोवर ने डेविड बेन-गुरियन को वार्निंग देके कि अगर आप 24 घंटे में सिनाई पेनिनसुला से नहीं निकलेंगे, तो हम आपको पूरा जो अमेरिका देता है असला से लेके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सपोर्ट सब काट काट देंगे और हम यूनाइटेड नेशंस में आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। पीस कीपिंग की भी उन्होंने धमकी दी कि अगर आप हमारी बात मान के वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे, हम फोर्स भी यूनाइटेड नेशंस के जरिए इस्तेमाल करके आपको वहां से भगाएंगे। तो उन्होंने 56 सुएज वार के बाद फ्रांस से मिलके डिमोना रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया और ये तय कर लिया कि जो है हम किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते, हम अपने पांव पे खड़े होना होगा और जो है पिछले 2000 सालों से जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमें का सामना करना पड़ा, वो भी अभी भी होगा, तो हम अपने खुददारी से जो है डिफेंड करना होगा बोल के उन्होंने न्यूक्लियर डिसीजन लिया। उसके बाद केनेडी ने इसको अपोज किया कि आप न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों बना रहे हैं, आपका क्या सस्पेक्ट है बोल के। वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट बन गए। तो उस दौरान से जो है ये यहूदी लॉबी
जुट हो गई अमेरिका में, और उनके पीछे पड़ के जो है अमेरिका जो है पूरे हथियार जो थे इजराइल को देने लगा, जिससे 67 की वॉर हुई, जिसमें 6 दिन में जो है इजराइल इजिप्ट का पूरा सिनाई कब्जा कर लिया, गाजा भी कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक भी, ईस्ट जेरूसलम भी, गोलान हाइट्स भी। इतनी बड़ी विक्ट्री हुई इजराइल की कि दुनिया कोई सोच नहीं सकता कि इतना छोटा देश इतने बड़े पैमाने पे बड़े-बड़े अरब देशों को कैसा हरा देगा, और 6 दिन के अंदर इतना बड़ा इलाका पूरा फ़लस्तीन का और मिस्र का और उर्दून का और शाम का जो है हासिल कर लिया। तो उसके बाद जी, से जो है अमेरिका में ये जूविश लॉबी इतनी ताकतवर बन गई, स्ट्रॉन्ग। और जी, उन्होंने कहा कि हम सब ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, जो कि तेल का इंटरेस्ट है अमेरिका का, और ट्रेड और वेपन सप्लाई का। तो उसके बाद से जो है कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जूइश लॉबी की बात को मना नहीं कर सकता। सब कर सकता है। इज़राइल के पिट्ठू हैं, और ये जूइश लॉबी जो है वो इतनी ताकतवर है पॉलिटिकली, और उनके बिलियनर्स हैं। तो ये हाँ सब जी। इलेक्शन में उनको लगातार मिलियंस ऑफ डॉलर्स इलेक्शन में देते हैं, और कोई भी कांग्रेसमैन इज़राइल के खिलाफ तब से आवाज तक नहीं उठाता। जी। बिल्कुल आखिरी सवाल, चूँकि मेरा हम लोगों का समय खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल आखिरी सवाल मैं संक्षेप में आपका जवाब चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, 3 देश शामिल हो गए। अब ऐसी स्थिति में अब क्या आपको लगता है इसका समाधान क्या है? रास्ता क्या निकलेगा? देखिए ये जंग जो है सिर्फ इज़राइल और ईरान के न्यूक्लियर इश्यू पे नहीं है, या अमेरिका इज़राइल को न्यूक्लियर इश्यू पे सपोर्ट नहीं कर रहा। ये जो है ये बेसिक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए स्ट्रगल है। हुँ, अमेरिका जो है पिछले 15-20 सालों से इतना गहरा आर्थिक स्थिति में संकट में फंस गया है, और इतना कर्ज उनका बढ़ रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति चाइना के उभरने से कमजोर हो गई है, और इंपोर्ट्स पे इतने निर्भर हो गए हैं। तो ये जो है अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिका एज ए सुपर पावर, वो खतरे में है। और अमेरिका जो है 91 के बाद, सोवियत यूनियन का खत्म होने के बाद, उसको यूनिक चांस थी कि वो अपना सुपर पावर स्टेटस बनाए रखे। लेकिन वहाँ के नियोकॉन्स जो हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब चूंकि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इजरायली लॉबी जो है क्लीन ब्रेक बोल के एक पॉलिसी पेपर बनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम इम्पोर्टेंट है, तेल और गैस के रिसोर्सेस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जैसे सुएज कैनाल, बाब अल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, टर्की के स्ट्रेट्स वगैरह अपने कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ जो भी इजराइल का और अमेरिका का मुखालिफत करते हैं, चाहे गद्दाफी हो, ईरान हो, सीरिया हो, इराक हो, या यमन हो, या सूडान हो, इन सबको एक-एक करके खदेड़ना है, रेजिम चेंज करना है, जो कि हुआ है, इराक में हुआ है, सीरिया में हुआ है, लीबिया में हुआ है, यमन में हुआ है, और सूडान में वगैरह सब। सिर्फ एक ही देश था, और वहाँ न्यूक्लियर इश्यू को लेके कर रहे हैं, और अमेरिका को डर है कि ईरान जो है रशिया सपोर्ट चाइना कर रहे हैं, और ब्रिक्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा मुड़ रहे हैं, कि ब्रिक्स जो है अल्टरनेटिव मल्टीपोलर वर्ल्ड बोल के ये उभर रहा है, जो कि अमेरिका के लिए खतरा है। इसीलिए ये जो है जंग ईरान की सिर्फ बायलैटरल या ट्राइलैटरल नहीं है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ये ओके। कदम है। अमेरिका अपना हेजेमनी बनाए रखना चाहता है, जो कि दूसरे देश चैलेंज कर रहे हैं। जी। एक और छोटी-सी टिप्पणी, आपने हार्मुज़ का ज़िक्र किया। हार्मुज़ जल डमरू मध्य पर जो ईरान ने पार्लियामेंट के स्तर पर जो अभी फैसला हुआ है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं किया है, लेकिन क्या लगता है कि इसको लेकर भी एक बड़ा टकराव पैदा हो सकता है वेस्ट में और ईरान के जी। बीच में? जी, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कई बार ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारे पे ईरान पे हमला होता है तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से वो बंद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि खाड़ी के देश से पहले ही वो दुश्मनी मोल लिए हैं,
और आगे जाके उनसे दुश्मनी मोलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये है कि ईरान खुद बड़े पैमाने पे इस चीन को है ना? ऑयल और दूसरे देशों को सप्लाई करता है। उनके सप्लाईज़ भी इसी रास्ते से आते हैं, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे वो, लेकिन चुन-चुन के वो जैसा हूथी कर रहे हैं, इज़राइली जहाज़ों को अमेरिका के, बरतानिया के, तो उस पे निशाना करेंगे और उनको जो है, जो शिपिंग कॉस्ट है, वो प्रीमियम बढ़ जाएगी और सप्लाई चेन में भी काफ़ी डिसरप्शन होगा। लेकिन बंद करने की नौबत मेरे ख़्याल से नहीं आएगी। नहीं अगर आएगी। करेंगे तो अमेरिका और बरतानिया सब मिलके दोबारा हमला करेंगे और आग जो है और भी आगे बढ़ सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर पाशा, आज आपने कई मुद्दों पर हमारे दर्शकों, श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया। हम लोग भविष्य में भी बातचीत करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।